नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आप चाहे मोदी जी के समर्थक हों या विरोधी हों या फिर मोदी जी को लेकर तटस्थ हों, न्यूट्रल हों, लेकिन आज सबके मन में, देश भर में एक ही सवाल है कि क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने जा रहे हैं? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब ये सवाल इसलिए बड़ा है, इसलिए अहम है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 2024 में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तो आपने सिर्फ मीडिया को बदलते देखा है, जुडिशरी को बदलते देखा है, कुछ सरकारों को बदलते देखा है। 24 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। इसीलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि क्या 2024 की रेस, बिग रेस, मोदी जीतने जा रहे हैं? अब अगर इस सवाल में आपको दिलचस्पी है, रुचि है, तो फिर इस बिग रेस का पहला रुझान, पहला संकेत 2 महीने बाद मिलने जा रहा है। 2 महीने बाद ये तय होगा कि मोदी रेस में आगे हैं या पिछड़ रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी की इस रेस का, इस बिग रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कर्नाटक है और 2 महीने बाद कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। यही नतीजे रुझान हैं, यही नतीजे संकेत हैं मोदी की इस रेस का। और कर्नाटक इसीलिए क्रूशल है क्योंकि 24 की रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट अच्छी तो फिनिश भी अच्छी हो सकती है, स्टार्ट खराब तो मोदी जी फिसल भी सकते हैं, पिछड़ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी 400 मीटर की रेस देखी है, 100 मीटर की रेस देखी है, पीटी उषा का नाम सुना होगा, 400 मीटर की रनर थी वो। चाहे 100 मीटर की रेस हो या 400 मीटर की, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से स्टार्ट है रेस का, वो सबसे क्रूशल है, सबसे अहम है। स्टार्ट अच्छा तो फिनिश अच्छी, स्टार्ट अच्छा नहीं तो रेस हार सकते हैं आप। अब दोस्तों, कर्नाटक इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अहम नहीं है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक इसलिए भी क्रूशल नहीं है क्योंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर होने जा रही है, या राहुल और मोदी की जोर आजमाइश हो रही है। अडानी कांड के बाद, या पार्लियामेंट ठप होने के बाद, या राहुल गांधी के साथ जो साजिश की गई, उनकी सदस्यता रद्द की गई, उसकी जोर आजमाइश नहीं है। असली जोर आजमाइश ये है कि कर्नाटक एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला रुझान है 2024 की रेस का, क्योंकि जो अगला पड़ाव है कर्नाटक के बाद वो तेलंगाना है, अनदर बिग स्टेट। और तेलंगाना के बाद जो अगला पड़ाव है वो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। और हर रेस की हार जीत आने वाली रेस का जो पड़ाव है उसकी हार जीत तय कर रही है। इसलिए कर्नाटक का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्ट मोदी जी की स्लो हुई या मोदी जी कहीं ना कहीं फिसल गए या पिछड़ गए, और ये इन 4 राज्यों में अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो फिर ये 2019 नहीं है कि जहां 3 राज्य हारने के बाद आप 19 जीत गए थे। ये 24 है और 24 में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी के लिए मुसीबत खड़ी करते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे एक्सपर्ट से बात करेंगे, कर्नाटक की अहमियत को समझेंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट को समझेंगे, और वाकई क्या मोदी कर्नाटक जीत के 24 जीत रहे हैं या कर्नाटक गंवा के 24 फंसा रहे हैं। समय नहीं लूँगा आज, सीधे चलेंगे विनोद अग्निहोत्री जी के पास दिल्ली में, और बैंगलोर चलेंगे विजय ग्रोवर जी के पास। दोनों धुरंधर पत्रकार हैं, एक दिल्ली में, दूसरा बैंगलोर में। 30-30 साल का एक्सपीरियंस, साथ में मैं रहूँगा। यकीन करिए, आंखें खुलेंगी, मोदी की इस रेस के बारे में आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद गोदी मीडिया जानबूझकर छुपाती है या कहीं ना कहीं आपको मिसलीड करती, गुमराह करती है। सीधे चलते हैं अग्निहोत्री जी के पास, विजय ग्रोवर जी के पास। और विनोद अग्निहोत्री जी, पहला सवाल आप हो सकता है आपको बाउंसर लगे, लेकिन मुझे लगा कि जो सवाल आखिर में पूछने चाहिए, क्यों ना उससे हम शुरुआत करें। और शुरुआत मेरी ये है कि अगर बीजेपी कर्नाटक जीतती है तो क्या मैसेज जाएगा, और अगर कांग्रेस यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस जीतती है कर्नाटक
मैं हंग असेंबली की सिचुएशन नहीं रख रहा हूं। अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी क्या मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है तो राहुल गांधी देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी जीतती है तो मैसेज ये जाएगा कि मोदी मैजिक जो है वो सब पर भारी है। सीधा सीधा मैसेज यही जाएगा, मोदी मैजिक सब पर भारी है। क्योंकि कर्नाटक की जो स्थिति है वो जो है वहां की सरकार को लेकर जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी खबरें आती हैं, जिस तरह के सवाल हैं, उसके बावजूद अगर बीजेपी जीतती है तो यही सीधा मैसेज जाएगा कि मोदी मैजिक सब पर भारी है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है लोकसभा 2024 के बारे में भूल जाए। सीधा सीधा मैसेज ये आएगा। हालांकि विपक्ष भूलता नहीं है, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैसेज बीजेपी यही देगी। और अगर कांग्रेस जीतती है, अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके दो मैसेज होंगे बड़े। हालांकि विजय जी बैठे हुए हैं, ये ज्यादा और बेहतर बताएंगे। पहला मैसेज तो ये जाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको राजनीतिक स्वीकृति मिल जाएगी। माना जाएगा कि वो सिर्फ सामाजिक और नैतिक यात्रा ही नहीं, उसका एक पॉलिटिकल जो है आउटकम भी कर्नाटक की जीत के रूप में सामने होगा, पहला। और दूसरा ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, जो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला कांग्रेस का बड़ा सही फैसला था। और कांग्रेस के साथ साथ खड़गे साहब की जो लीडरशिप है उसका दबदबा कांग्रेस में भी बढ़ेगा और विपक्ष के बीच में भी बढ़ेगा। तो दो चीजें होंगी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की स्वीकृति और राहुल गांधी को लेकर के जितना सारा प्रकरण हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को मिलना, ये संकेत जाएगा। कांग्रेस को इस रूप में देखेगी और खड़गे साहब के नेतृत्व पर एक तरह से मुहर लगेगी। ये दो काम जो है, और 2024 में फिर खड़गे साहब की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो खाली एक फिगर दिखावे का अध्यक्ष नहीं कहलाए जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के एक्टिव अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वो ठीक है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ समन्वय तालमेल बिठाए काम करेंगे, लेकिन वैसे नहीं कि जैसे आमतौर पर बीजेपी प्रचार करती है। ये मेरे हिसाब से ये दो मैसेज जाएंगे। चलिए, मैं तीसरे मैसेज पर भी आऊंगा। तीसरा मैसेज भी मैं कोशिश करूंगा आपसे निकालने से, लेकिन मैं विजय जी के पास जाऊंगा। विजय जी, इतने सालों से आप कर्नाटक की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति को देख रहे हैं बेंगलोर में, और ऐसा कोई नेता नहीं जो आपकी नजरों से बच पाया हो इतने बरसों में। जो अभी विनोद जी ने कहा कि भाजपा जीतेगी तो ये मैसेज है और कांग्रेस जीतेगी तो ये मैसेज है, और बहुत से सर्वेज आ रहे हैं जिसमें एक एज कहीं ना कहीं कांग्रेस को दे रहे हैं, और वहां के जो पुराने पत्रकार हैं बेंगलोर के, वो कह रहे हैं कि साहब हंग असेंबली हो सकती है, बराबर की टक्कर। और होता अक्सर ये है, हमने भी देखा है अपने करियर में, कि जब हम जमीन पे खड़े होते हैं और दोनों तरफ से हम तीर चलते देखते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें लगता है हंग ही होने जा रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों तरफ से, इधर से घोड़ा उधर से घोड़ा, इधर से तीर उधर से तीर, और दोनों पक्ष जब सामने होते हैं तो वाकई एक बर्ड्स आई व्यू कभी कभी नहीं मिलता है। मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जो स्थिति इस वक्त बीजेपी की है, लोग कहते हैं बीजेपी की टाइट पोजीशन है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो पेसीएम है, 40% कमीशन लेता है, गले तक भ्रष्टाचार है, और इधर मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर ऐलाने जंग मोदी जी ने शुरू कर दिया है। कल एक इंटरव्यू हुआ, और वो इंटरव्यू टीवी 18 में, हालांकि अंबानी के चैनल पे इंटरव्यू था, लेकिन पूछा गया अमित शाह से कि कर्नाटक कितना बड़ा फैसला देने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट। उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक, ये उन्होंने माना। फिर उन्होंने कहा कि होने क्या जा रहा है, क्या आप जेडीएस के साथ जा रहे हैं? तो अमित शाह ने कहा कि हमें जेडीएस की जरूरत ही नहीं। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, पूरे पब्लिक फंक्शन में बोल रहा हूं कि हमें जेडीएस की ना पहले जरूरत है, ना जेडीएस की हमें बाद में जरूरत है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो सवाल एंकर ने डरते डरते ये किया कि साहब ऐसा तो वहां बरसों से नहीं हुआ है कि एक सरकार रिपीट हो गई हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाजपा दोबारा आ रही है? उनका जी हाँ, नोट कर लीजिए, हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अब ये अमित शाह का एक ब्लफ था विजय भाई, ये ब्लफ खेला उन्होंने, या इस पत्ते में दम है जो पत्ता कल उन्होंने चला है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीत रही है या पोजीशन टाइट है बीजेपी की, जो विनोद जी इशारा कर रहे हैं? दीपक, यहाँ तक अगर बात की जाए तो अभी जो मौजूदा हालात हैं, शायद साफ तौर से कहना कि एक इजी विन होगा ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस समय पर जो स्थिति है उसमें लुक्स लाइक अ हंग असेंबली, प्योरली इसलिए क्योंकि भले ही भ्रष्टाचार की जो आपने कहा कि पीसीएम और 40% करप्शन के आरोप लगते आए हैं, लेकिन कांग्रेस में उतना दम नहीं दिख रहा कैंपेन में कि वह करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि कांग्रेस के खुद कई नेता, खास करके प्रदेश अध्यक्ष, जिन पर की ईडी, सीबीआई, आईटी सबकी इंक्वायरी
चल रही है। तो ऐसे में उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल। आपने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर करी होगी कर्नाटक में। भारत जोड़ो यात्रा में क्या वाकई राहुल गांधी की आप कह सकते हैं एक इमेज जो थी वाकई वो कर्नाटक में क्लिक कर रही थी? और क्या राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में? अगर राहुल गांधी हर कंस्टिट्यूंसी में जाएं, कैंपेन जैसे वो कोलार से स्टार्ट कर रहे हैं, जबरदस्त स्टार्ट करेंगे, अगर क्या राहुल गांधी एक फैक्टर आपको लगते हैं? दीपक, अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात शुरू करें तो जब वो स्टार्ट हुई थी तो बड़ी अपॉलिटिकल, जैसे कि उस समय कहा जाता था कि केरल और कर्नाटक में जब वो गुजर रही थी कि उसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं था, हर तबके के लोग उसके साथ जुड़ रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा अभियान था जिसमें कि युवा वर्ग खास करके एक जोश के साथ वहां पर दिख रहा था। वो भले वोटर ना हो, लेकिन एक जो नई सोच थी, नया एक डायरेक्शन था भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें बहुत लोग आगे बढ़कर सामने आए। अब वो वोट्स में तब्दील होंगे या नहीं होंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है महंगाई और बेरोजगारी। आईटी क्षेत्र में आपने भी देखा होगा कि पिछले 4 महीने में कम से कम नहीं तो 1 लाख नौकरियां सिर्फ बैंगलोर में गई हैं। तो ये यहाँ सब जो बेंगलोर तो मुद्दे सिलिकॉन हैं, वैली कहा जाता है, तमाम राजनीतिक दल कंपनियां वहां पर। और जनता के बीच का एक डिस्कनेक्ट, तो ये जो जी, डिस्कनेक्ट है वो साफ तौर से इस चुनाव में दिखेगा। राहुल गांधी कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं उनकी जो एक अभी सिंपैथी चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, या भारत जोड़ो यात्रा की जो उनका मोमेंटम बना था, वो अलग बात होगी। लेकिन मैं आपकी अगर बात को थोड़ा सा और सामने रखूं दूसरी तरीके से, आपका ये कहना है कि बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है क्योंकि बेंगलोर में जो आईटी सेक्टर है बहुत जबरदस्त मार झेल रहा है, लाखों नौकरी चली गई आप बता रहे हैं, और महंगाई भी है, बहुत सी चीजें हैं, करप्शन का मुद्दा भी है, यानी मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, पब्लिक नाराज है। तो ये डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी इन सारे मुद्दों को क्या वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कितना कैपिटलाइज कर, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक राहुल गांधी का रोल है, शायद कैंपेन में वो इतनी बड़ी भूमिका ना निभाए, क्योंकि जो सिद्धरामैया की अपील है, जो लोकल लीडर्स की अपील है, क्योंकि बीजेपी की जो अभी कैंपेन स्ट्रेटेजी चल रही है वो सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो सेंट्रल लीडर्स है उनके बेसिस पे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने अब तक का जो कैंपेन खड़ा किया है वे लोकल लीडरशिप के बेसिस पे खड़ा किया है, लोकल मुद्दों को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह सेंट्रल लेवल पर कैंपेन को बढ़ाएंगे तो राहुल गांधी वर्सेस मोदी में जी, राहुल गांधी डेफिनेटली हार जाएंगे। तो वो स्टेट लीडर्स ही जो कैंपेन उठा के चल रहे हैं, जो करप्शन है और लोकल कनेक्ट जो जिस तरह से कांग्रेस बांधने की कोशिश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि स्थानीय नेता जो है वह शायद इसमें बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। विनोद जी, गुजरात का जब चुनाव हुआ, गुजरात के जब नतीजे आए, हिमाचल के नतीजे आए, और आज चुनाव कर्नाटक का होने जा रहा है, गुजरात और कर्नाटक के बीच में इस देश में बहुत पानी बह गया, अडानी कांड सामने आ गया, संसद चल नहीं रही है अगर आप देखें गुजरात और कर्नाटक के बीच में, और विपक्ष और मोदी आमने सामने खड़े हैं, और मोदी जी ने कह दिया है कि इस बार भ्रष्टाचार की सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिस पर भी अगर छोटे मोटे आरोप भी हैं तो भी उसको जेल जाना होगा। ये वो ऐलान कर चुके हैं, अपने अधिकारियों से मीटिंग में कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की मीटिंग में भी कहा कि हम अब भ्रष्टाचार से पीछे नहीं हटेंगे, कीमत चाहे जो देनी हो। तो कुल मिलाकर एक मोदी वर्सेस रेस्ट है, मोदी वर्सेस अपोजिशन है, और एक शोडाउन है, संसद चल नहीं रही है। आपको लगता है कि कर्नाटक पहला लिटमस टेस्ट होने जा रहा है मोदी और अपोजिशन के बीच में, और इसकी हार जीत बहुत मायने रखती है हिंदुस्तान की सियासत के लिए, 24 के फाइनल के लिए? दीपक जी, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं और मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम लोग ये हर चुनाव में मान के चलते हैं कि लिटमस टेस्ट है और इस लिटमस टेस्ट के बाद आगे का रास्ता निकलेगा, लेकिन माइक्रो लेवल पे ये चीजें थोड़ा अलग होती हैं। विजय जी जानते हैं, राज्य का जो चुनाव होता है तो राज्य में राहुल गांधी की सदस्यता गई, राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, जमानत मिल गई है, उनका क्या होगा, या अडानी कांड आ गया, हिंडनबर्ग कांड आ गया, रिपोर्ट आ गई, ये सब बहुत लोकल स्तर पर कुछ परसेंट वोट पर ही असर पड़ता है। बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ही प्रभावी होते हैं चुनाव में। आपने गुजरात की तुलना की, गुजरात का हर चुनाव
जब से नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के शिखर पर या मुख्य उसमें आए हैं भूमिका में, चाहे 2002 से, गुजरात का हर चुनाव नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का चुनाव होता है, व्यक्तिगत लोकप्रियता का चुनाव होता है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा हो। तो इसलिए गुजरात का बिल्कुल केस ही अलग है। हालांकि 2017 में पसीना आ गया था बीजेपी को। अभी विजय भाई कह रहे थे कि राहुल वर्सेस मोदी जब होता है तो राहुल गांधी हार जाते हैं, ऐसा नहीं है विजय भाई। राहुल गांधी वर्सेस मोदी, तो कुछ चुनाव जीती भी है कांग्रेस। गुजरात में 99 पे ला दिया था बीजेपी को, पूरा फ्रंट फुट पे राहुल गांधी लड़े थे जाकर के। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पे कैंपेन किया था और मोदी जी ने भी किया कैंपेन, और वहां कांग्रेस पार्टी जीती थी चुनाव। तो इसलिए हमेशा राज्यों के चुनाव दीपक जी उनमें हावी होते हैं स्थानीय मुद्दे जी, और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत सलीके के साथ इस बार स्थानीय मुद्दों को उठा रही है। जैसे बेरोजगारी, कल मैं सर्वे देख रहा था, मैं एक चैनल पे था, तो उसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, तो 29% जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लोगों ने बताया, उसके बाद महंगाई, फिर भ्रष्टाचार तीसरे नंबर पे था। तो इस तरह से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है। और आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हर भाषण में बेरोजगारी को एक मुद्दे के रूप में सामने रखा। मैं आऊंगा विनोद जी आपके पास, हाँ जी मैं आऊंगा। एक चीज और आपसे विजय भाई पूछना मैं चाह रहा था कि ये तो ठीक है भ्रष्टाचार जो है वो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार पे क्या बोलेगी। दिल्ली में तो मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पे, मोदी जी का जो भ्रष्टाचार है कहीं वो बिहार तक सीमित है, वो दिल्ली में सिसोदिया और केजरीवाल तक सीमित है, तो उसकी सीमाएं हैं मोदी जी के भ्रष्टाचार की। मोदी जी का भ्रष्टाचार जो है मेघालय में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, गुजरात में सिलेक्टिव हो जाता है, कर्नाटक में झांकता नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो वहां भी वो भ्रष्टाचार से सपा बसपा को बैलेंस करते हैं, कभी इसको डराते हैं कभी उसको डराते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, परिवारवाद मुद्दा नहीं, तो क्या हिंदू मुस्लिम जो 15-16% मुस्लिम पॉपुलेशन आपके कर्नाटक में है, और कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कम्युनलाइजेशन और पोलराइजेशन की राजनीति होती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने शुरू में टीपू सुल्तान का मुद्दा, फिर वहां पर साध्वी प्रज्ञा पहुंची, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि साहब अपने घर में जो छुरी है उसको तेज कर लेना, भले उससे सब्जी काटते हो लेकिन धार तेज रखना उसका, और इसी तरह से जो आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि छोड़िए सड़क का मुद्दा, छोड़िए भ्रष्टाचार का मुद्दा, छोड़िए विकास का मुद्दा, पहले ये देखो कि लव जिहाद से बचना है कि नहीं बचना। तो ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये फैक्टर, इसको क्या धीरे धीरे हवा दी जाएगी, या हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर कहीं बेरोजगारी और बाकी मुद्दे और भ्रष्टाचार भारी पड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम फैक्टर है अभी कितना असरदार आपको लगता है? जी, जहां तक जो इश्यूज आप बोल रहे हैं उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को भी समझ आ रहा है कि इसका बैकलैश ज्यादा हो सकता है। तो भले ही कुछ आवाजें जरूर ऐसी आती हैं जो कि कम्युनलाइज करने का मौका देती हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है वह इस बात से बचती हुई नजर आ रही है, जो कि माहौल एक साल पहले नहीं था। तब वहां पर काफी खुलकर हेटरेड और हिट कैंपेन्स चल रहे थे। अब कुछ हद तक एक अंकुश लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस तरह की हिट स्पीचेस नहीं दे रहे हैं। चुनिंदा एक दो हैं जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो शायद इस तरह की बातें करके एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश या हेडलाइन में रहने की कोशिश जरूर करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पिछली बार 104 सीट लाई थी, वो टैली बढ़ेगी, वो टैली वहीं रुकेगी, या टैली नीचे जाएगी? बीजेपी को लेकर आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पूरे स्टेट से? देखिए, जहां तक बीजेपी की संख्या है, इस समय पर जो खुद पार्टी के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है 90 से 100 के बीच का लगाया जा रहा है। 90 से 100 के बीच में, यानी और नीचे जा रही है। विनोद जी, समय हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जो विजय भाई ने कहा कि बीजेपी पिछली परफॉर्मेंस से भी नीचे जा रही है, तो ये जो नीचे अगर परफॉर्मेंस जा रही है, आपको लगता है कि अगर मोदी जी ने कमान ले ली है, अमित शाह ने वहां कमान ले ली है, और जिस तरह से बोम्मई को किनारे कर रखा है, येदियुरप्पा को किनारे कर रखा है, यानी जो वहां की जो स्टेट लीडरशिप बीजेपी की है वो हाशिए पे है, मोदी ने कमान संभाल ली, स्टीयरिंग मोदी के हाथ में, क्या बीजेपी आपको लगता है वाकई एक मुश्किल विकेट पर है? क्योंकि विजय जी कह रहे हैं कि इनसाइड खबरें ये आ रही है कि बीजेपी की टैली पिछली बार से भी कम हो सकती है। इज बीजेपी ऑन अ वेरी डिफिकल्ट विकेट? दीपक जी,
वैसे तो हर चुनाव में स्टीयरिंग मोदी जी के हाथ में रहती है। 2014 के बाद से जितने चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के कैंपेन की स्टीयरिंग मोदी जी के हाथ में रहती है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो। कर्नाटक की जहां तक बात है, एक बात ध्यान रखिए, कर्नाटक में अभी तक का जो बीजेपी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 2008 का था, जब 107 सीटें आई थी। बीजेपी कभी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई कर्नाटक में अभी तक। 107 सीटें आई थी 2008 में, जब अडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी और अटल जी के नेतृत्व में थी, और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और येदियुरप्पा मुख्य चेहरा थे। येदियुरप्पा एक तरह से उसी तरह से कर्नाटक में उभर रहे थे या उभर गए थे जैसे मोदी जी गुजरात में उभरे थे। और तब 107 विधायक जीत करके, और बाद में 5 या 6 विधायक जो है वो निर्दलीय मिलाए गए थे, उनका री इलेक्शन कराया गया था, और तब पूर्ण बहुमत बना था। फिर 2013 में बीजेपी बहुत नीचे आ गई, और 2018 में वो 104 सीटों पर आई। 2018 में भी मोदी जी ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया था, अमित शाह जी ने भी बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया था, और अध्यक्ष थे उसमें पार्टी के। और मैं तो 2018 का चुनाव भी मैंने कर्नाटक में जाके कवर किया है, 2013 का भी कवर किया है। मैं तो वहां पर 2-3 जगह मोदी जी की मीटिंगें भी देखी हमने। एक कौन सी जगह थी, शायद शिमोगा था, या तो बहुत एग्रेसिव, और मोदी जी के उस एग्रेसिव कैंपेन की वजह से ही बीजेपी 104 तक पहुंच पाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, वो सही कह रहे हैं विजय जी, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा काम कर नहीं रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि शुरू में उन्होंने कोशिश करी थी पोलराइजेशन की, लेकिन हाँ जी 10 सेकंड में, वैसा नहीं कि बीजेपी बिल्कुल पोलराइजेशन को छोड़ देगी, वो रखेगी। योगी आदित्यनाथ इसीलिए वहां कैंपेन करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ वो तड़का लगाएंगे पोलराइजेशन का। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी उस पोलराइजेशन का तड़का तो लगाती रहेगी, लेकिन बड़े नेता जैसे मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, या जो जाएंगे दिल्ली से, वो दूसरी बात कर, ज्यादा डबल इंजन की बात करेंगे, केंद्र सरकार योजनाओं की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उस तरह की बात करेंगे। लेकिन योगी जी इसीलिए विशेष रूप से उनको जिम्मेदारी दी गई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कर्नाटक मोदी जीतते हैं तो उनको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा 2024 का, क्योंकि मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना भी है, तो एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कर्नाटक में मोदी जी या बीजेपी हारती है, सरकार नहीं बना पाती, तो आपको लगता है कि आगे की गणित गड़बड़ा सकती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 24, ये असर होगा क्या पार्टी पे? देखिए, एक तो बात मैं कहूँ कि हमारे जितने विश्लेषक मित्र हैं, पत्रकार हैं, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे वो बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करने में बहुत संकोच करते हैं। आप भी बोलने में घुमा फिरा के लंबे तक, अगर खुदा न खास्ता, और विजय जी को मैंने कहा, मैंने देखा इस बात को। और सर्वे, जब बिहार का चुनाव हो रहा था 2015 का, तो दिल्ली में बैठे हुए लोग एनडीए को स्वीप करा रहे थे, पटना वाले थे वो टक्कर बता रहे थे, और जैसे आप गांव में उतरते तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती थी। मुझे लगता है कि ऐसा लगता है बीजेपी हार ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद कई चुनाव बीजेपी हारी भी है, तो दोनों चीजें हैं, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों में से कोई भी इस चुनाव को जीत सकता है या लूज कर सकता है। लेकिन वो तो मैं पहले सवाल के जवाब में कह चुका था कि वो बड़ा स्टार्टर, अगर बीजेपी रिपीट करती है और जीतती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट मोदी जी को मिलेगा। लेकिन अगर हारती है तो उतना ही बड़ा झटका भी लगेगा, तो कांग्रेस को स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, विपक्ष को मिलेगा जी। तो ये कर्नाटक का चुनाव एक तरह से गेटवे है 2023 के आगे के चुनाव के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जी विजय जी, विजय ग्रोवर जी, अब एक सवाल इन्हीं से निकल रहा है और लास्ट कमेंट आपसे चाह रहा हूं। इनका ये कहना है कि लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी हार ही नहीं सकती। लोगों के जहन में, दिल्ली में जो बैठे पत्रकार हैं, उनको लगता है कि अजय है, विजयी है, दिग्विजयी है, तो क्या बीजेपी हार भी सकती है? चलिए मैं ही पूछ लेता हूं आपसे, कर्नाटक में क्या बीजेपी हार भी सकती है? दीपक, इसको लेकर के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर यही बोलते हैं कि भले नंबर जितने भी आए, सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो वो तो ठीक है, वो तो ईडी सीबीआई के थ्रू बना लेंगे। दिग्विजयी मतलब वो सब उसमें, क्योंकि ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल जिसे कहा जाता है, उसका इजाद कर्नाटक में ही हुआ था, और बीजेपी खूबी जानती है कि किस तरह से नंबर्स मैनेज करने हैं, और शायद वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि नंबर जो भी होंगे सरकार तो वो शायद वो बनाएंगे। चलिए विजय जी, मैं मान गया आपकी बात कि नहीं, विनोद जी ये कह रहे हैं कि नंबर जो है, नंबर भले ही नीचे चले जाएं, 90 चले जाएं, 80 चले जाएं,
हम तो सरकार बनाएंगे क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी सब हमारे पास है। सरकार बनाना ये इनके प्रकरण अलग बात है, और चुनाव जीतना सरकार बनाना अलग बात है। हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव नतीजों की। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल भी हुआ है। राजस्थान में नहीं सफल हुआ, झारखंड में नहीं सफल हुआ, राजस्थान में नहीं सफल हुआ, राजस्थान में नहीं सफल हुआ, झारखंड में नहीं सफल हुआ अभी तक। क्योंकि हम लोग क्या है, एक माइंडसेट बन जाता है कि बिल्कुल ये तो अजय है, इसका तो ऑपरेशन लोटस हर जगह चल जाएगा। दिल्ली में कहाँ चला? तो दोनों स्थितियां रहती है राजनीति में। मैं समझ गया। बीजेपी के रणनीतिकार भी कहते हैं कि आप लोग हर चीज का हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हो, कई जगह हम सफल होते हैं, कहीं हम किया है। और कर्नाटक तय करेगा कि क्या बीजेपी जीतती है या बीजेपी हार भी सकती है। आप दोनों आए और खुलकर बोले, अच्छी बहस हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।